ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया के इस भव्य आयोजन से। और साथ ही हम सभी अभी भारत मंडपम में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है G20 के मंच से। सबसे पहले वो देखिएगा कि यूरोपियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने होस्ट किया क्योंकि 9 और 10 तारीख को G20 की मेज़बानी भारत करेगा और उसकी शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने होस्ट किया और अभी अफ्रीकन यूनियन जिसकी चर्चा मैं लगातार आपको अपडेट दे रही थी, जिसके बारे में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता भारत ने G20 में दिलवाई है। ये बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए ये मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज से पहले कई देश करने का सोच रहे थे। ऐसे कई तरह की बातें निकलकर वैसे सामने आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से भी कि कई रूस ने पहले अप्रोच किया या फिर चीन ने पहले अप्रोच किया, लेकिन अभी जो खबर है वो ये कि वन अर्थ पॉलिसी, क्योंकि पहला ही जो कॉन्फ्रेंस था, जो मीटिंग थी जिसमें तमाम जो 20 देश हैं G20 के, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद थे और उसमें ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो स्थायी सदस्यता ले रहा है G20 की। और ऐसे में ये जो अप्रोच है भारत का, जो सदस्यता उन्होंने दिलाई है, ये दिखाता है कि भारत की एक्सेप्टेंस ग्लोबली विश्व में कितनी ज़्यादा बढ़ी है और अब विश्व वाकई में भारत की तरफ देख रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई हैं, सुमन शर्मा इनका नाम है, यूरोपियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस में की बड़ी पत्रकार हैं ये। सुमन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन ऐसे में ये जो अभी कदम उठाया है भारत ने और जिसकी चर्चा कल भी हो रही थी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और अभी अभी आपने देखा कि जैसे G20 की मेज़बानी के लिए शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ने होस्ट किया, वैसे ही प्रधानमंत्री ने वन अर्थ पे बातचीत होनी थी और उन्होंने कहा कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसे हम स्थायी सदस्यता दे रहे हैं और तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी सहमति से। क्या कहें? देखिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया की प्रेसिडेंसी में जो कि सामने आया है और इसे हम बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मानेंगे क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेशन अफ्रीका से नहीं था, जबकि वहाँ 54 देशों का वो समूह है, इतना बड़ा वो कॉन्टिनेंट है। आपको याद होगा कुछ साल पहले भी मिस्टर मोदी ने अफ्रीका और इंडिया का समिट यहाँ पे किया था, दिल्ली में ही हुआ था, जिसमें उन्होंने 54 देशों के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया। ये पहली बार हुआ था और ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो प्रधानमंत्री ने हमेशा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है और उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया के अंदर भी है क्योंकि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स भी हैं और ट्रेड के नज़रिए से भी वो पूरी दुनिया उनके साथ जिस तरह से ट्रेड करती है। लेकिन किसी ने ये आज तक नहीं सोचा था कि उन्हें G20 में कोई जगह दी जाए। अब G20 जो G21 बन चुका है प्रधानमंत्री मोदी के प्रेसिडेंसी के दौरान और इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान, तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा और बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाएगा G20 की हिस्ट्री में। कई ऐसी रिपोर्टिंग कल तक आई थी, क्योंकि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हम लोग भी कर रहे थे तो रशिया ने भी ये कहा कि हमने पहले पहल की थी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाए। रशिया की तरफ से भी कहा गया, चीन की तरफ से भी कहा गया कि हमने पहले पहल की थी कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाए। लेकिन पहल करना और करके दिखाना दोनों में बहुत अंतर होता है और ये करके भारत ने दिखाया है। और भारत की तरफ से अगर ये किया गया है तो आप सोचिए आने वाले समय में, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते आ रहे हैं कि आने वाले समय में हम विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, इसको अगर हम रिलेट कर पाएँ। आपने सही कहा, बोलने में करने में इसमें फ़र्क होता है क्योंकि 18 साल के बाद ये 18th G20 है, जिसका मतलब ये है कि एक पूरा राउंड ऑफ G20 हो चुका है ऑलमोस्ट। एक या दो देश बच गए हैं, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड ये इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आई है। तो बाकी देशों ने अगर उन्होंने सोचा था तो ये किया क्यों नहीं। और अभी अभी आपने स्पीच सुनी होगी प्रधानमंत्री की, जो उन्होंने अपनी ओपनिंग स्पीच दी है वन अर्थ के सेशन में, जिसमें उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने वाली जो उन्होंने बात करी, जो वो देश में भी अपनी स्पीचेस में अक्सर बोलते हैं। तो ये वो ग्लोबली लेकर जा रहे हैं अपने उस स्लोगन को और उन्होंने साबित किया है कि पूरी दुनिया को एक साथ चलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो स्लोगन है, जो मोटो है G20 का, वसुधैव कुटुंबकम एंड वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसमें उन्होंने ये वाली बात पे जोर दिया है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है और सबको एक साथ लेके चलना है, एक का प्रोग्रेस सबका प्रोग्रेस है।
और सभी के साथ ही सभी लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये उन्होंने करके दिखाया और पहला कदम है ये कि वो पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं इस समूह के अंदर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट समूह है क्योंकि ये एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हैं जिनके ऊपर डिस्कशंस होंगे और डिसीजंस लिए जाएंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, ट्रेड है, इकोनॉमी है, इन और स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक कोविड की जो रिकवरी है उसको लेकर मिस्टर मोदी ने हर जगह बोला है कि ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिसके बारे में सबको साथ लेके चलना ज़रूरी है। सुमन जी बहुत सही कह रही हैं। आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा, उन्होंने जब जब वो होस्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोविड के बाद, जो कि लगातार मैं कह रही थी, क्योंकि ये इकोनॉमिक फोरम है, यहाँ पर आर्थिक नीतियों पर भी हम बात करते हैं, विश्व की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ या फिर दूसरे देशों में। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद जिस तरीके से हालात बने, आप देखिए अचानक से भुखमरी, बेरोजगारी पूरे विश्व में, किसी एक देश की हम बात नहीं कर सकते। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पूरे देश, पूरे विश्व में जिस तरीके से चर्चाएं उठी, उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले पर हमें एक साथ आने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ऑन बोर्ड तमाम देशों को साथ लाना चाहते हैं ताकि अगर हम कोई फैसला करें तो वो विश्व की भलाई के लिए हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर के हो, रोज़गार को लेकर के हो, बेरोज़गारी को लेकर के हो। हम फूड चेन की भी बात कर रहे हैं क्योंकि सडन आपने अभी कई रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें कई देशों में महंगाई इतनी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो हम खाद्य, मतलब जो हमारा, जहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तमाम जो हमारी प्राइमरी जो फूड्स कही जाती हैं, आटा चावल और जो भी है, तो उसका सप्लाई तक नहीं हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने इनिशिएट किया है, आगे इस पर क्या हो सकता है G20 में? देखिए, ब्लैक ग्रेन डील को लेकर थोड़ी सी चर्चा चल रही है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाला सवाल पूछा गया क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से इसके ऊपर असर पड़ रहा है और अफ्रीकन देशों में वो ग्रेन्स हैं, गेहूं, जो यूक्रेन से ब्लैक सी से होकर जाते थे, तो क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है तो उसकी वजह से ये वाली चीज़ इसके ऊपर असर पड़ा है और इसको लेके पूरी दुनिया ने काफ़ी चिंता जताई है। इसीलिए ब्लैक ग्रेन डील इसको कहा जाता है और इसके ऊपर हर जगह चर्चा हो रही है और यहाँ पे भी उम्मीद है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को भुखमरी का शिकार ना होना पड़े, तो इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला होना ज़रूरी है। इसीलिए अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए सभी लोगों ने चिंता जताई और प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक अच्छा कदम उठाया कि उनको टेबल पर लेकर आए और उन्हें उन्हें उनका स्थान दिलवाया ताकि अब जब भी कोई फैसला होगा तो उसमें उनका से होगा, उनकी उनकी बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी। जी। और देखिए इतिहास तो हमने रच ही दिया है, फिलहाल कांग्रेचुलेशंस आपको भी। और हम लोग, क्योंकि आप तो इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आपके देश ने इतना बड़ा इनिशिएटिव और ये करके दिखाया। नहीं, ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है और आपने अभी भी कोविड पैंडेमिक की बात करी थी, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में सबसे पहले जो कि कोविड वैक्सीन्स पहुँचाए थे, वो इंडिया ने ही पहुँचाए थे और मिस्टर मोदी ने ये वाली चीज़ सबसे ऊपर रखी थी कि पहले अपना देश, उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज़ और दूर-दूर तक 100 देशों से भी ज़्यादा देशों में उन्होंने वैक्सीन्स पहुँचाए, जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं और जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी बोला और दिल से माना कि मदद आई तो सबसे पहले बिना कहे इंडिया से आई थी। तो मिस्टर मोदी ने हमेशा से ये वाली बात समझी और मानी है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जितने बड़े देश थे, जो कि सो कॉल्ड बड़े देश हैं और यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, लेकिन वहाँ से कभी कोई इनिशिएटिव नहीं आया, ना ही उन्होंने कभी ये सोचा कि कोई इंक्लूसिविटी दिखाई जाए ऐसे बड़े बड़े फोरम और प्लेटफॉर्म्स में। तो ये जो पहल है ये इंडिया ने करी है और हमें मिस्टर मोदी के लिए को इसके बारे में उनका उनका थैंक्स भी बोलना चाहिए कि उन्होंने ये इसके बारे में सोचा। थैंक यू। मैं कोशिश करूंगी प्रधानमंत्री तक मैं पहुंचा दूं आपकी और मेरी भी। थैंक यू मोदी जी। और सुमन जी, अभी प्रधानमंत्री जब होस्ट कर रहे थे तो उन्होंने कई सारी चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन ऐसे में जो शेड्यूलिंग है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अभी कहा जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री स्वागत कर लेंगे उसके बाद वन अर्थ पे वन फैमिली, जो उनका मोटिव है, जो थीम है हमारा, तो सबसे पहले हमने वन अर्थ पे बात की जिसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को हमने सदस्यता दिला दी। पोस्ट लंच, मतलब ये 2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास जब दूसरी बैठक होगी तमाम G20 देशों के साथ, जिसमें अब अफ्रीका भी वहाँ पर होगा क्योंकि उनके अध्यक्ष आए हुए हैं, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि वन फैमिली पर भी बातचीत होगी। तो वन फैमिली वाले बातचीत पे आपको क्या लगता है, क्या बातचीत होगी? वन अर्थ पे तो हमने देख लिया हमने क्या क्या, वन फैमिली पे हम क्या इनिशिएट लेंगे, भारत का क्या टेक होगा, क्या होने जा रहा है, क्या लगता है?
देखिए फैमिली को लेकर बहुत सारी कवायतें लगाई जा रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्कशंस चल रहे हैं कि ये फैमिली डिवाइडेड है क्योंकि यहाँ कोई कंसेंसस नहीं बन रहा है और स्पेशली सबको ये डर था कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो हाईजैक करेगा एजेंडा को, लेकिन ऐसा नहीं है। G20 में पहली बात तो ये कि बायलैटरल इश्यूज़ पे बात नहीं होती है और दूसरी बात है कि जो जॉइंट कम्युनिके जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन आएगा या नहीं, उसके बारे में भी काफ़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि एक दिल्ली डिक्लेरेशन निकलेगा जिसमें कंसेंसस का स्टेटमेंट आएगा, तो जिसके अंदर यूक्रेन को लेके कोई बातचीत नहीं हो रही है। और रशिया और चाइना क्योंकि इस बैठक में सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उनके राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति ने तो फ़ोन भी किया था मिस्टर मोदी को कि वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में अभी तक सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं। चीन को ये पता था कि अफ्रीकन यूनियन को वो शामिल करने वाले हैं हम लोग, इसीलिए चीन को कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा होगा। बहुत इनसिक्योर देश के तौर पर चीन अभी फ़िलहाल के समय में उभरा है। खासकर हम अगर आफ्टर कोविड की बात करें, कोरोना के बाद, आप देखिए चाइना कितना इनसिक्योर है। उसे इतनी इनसिक्योर, एक तो अक्साई चीन का पूरा मामला है, दूसरा दक्षिणी चीनी सागर में जो चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका के साथ जो उनकी खटपट है उसको लेकर के भी। अब अमेरिका के पास भी एक ऐसा देश है भारत, जो कि ग्लोबली इतना इन्हांस हो चुका है, वो चीन को सीधा टक्कर दे सकता है। चीन अभी और भी ज़्यादा मुझे लगता है 2024 भी नज़दीक में है, और ये जो हमने अभी कर दिखाया है, अफ्रीकन कंट्री को हमने यूनियन को हमने शामिल करा लिया है, तो ऐसे में चीन और ज़्यादा कितना इनसिक्योर फील कर रहा होगा। देखिए चीन का रवैया पूरे साल जो हमने 200 से ज़्यादा मीटिंग्स करी G20 में, उसी में हर मीटिंग में एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड जो उनका नज़र आया है, हर जगह अवरोध पैदा करना, रुकावट डालना, हर स्टेटमेंट को रुकावटों से भर देना ताकि कोई प्रॉपर स्टेटमेंट ना आए। उसी से पता चलता है कि उनका किस तरह रुख था और रवैया था। वो चाहते ही नहीं थे कि ये सक्सेसफुल हो ये वाली समिट, और इंडिया मतलब एक शाइनिंग स्टार के रूप में सामने आए। एशिया में एक दूसरा पावर अगर उभर रहा है तो इससे चीन को डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें इस चीज़ से भी दिक्कत थी कि हमने वसुधैव कुटुंबकम क्यों इस्तेमाल किया है। वो संस्कृत है और संस्कृत लैंग्वेज ग्लोबली एक्सेप्टेड और मतलब एक्सेप्टेड नहीं है और उसे कोई पहचानता नहीं है, लेकिन ये हमारी संस्कृति है। वो लैंग्वेज भले ही हम रोज़ में ना इस्तेमाल करें, लेकिन वो हमारी धरोहर है। इसीलिए हमने उसे, क्योंकि प्रेसिडेंसी के टाइम दौरान उस देश का अपना एक कैरेक्टर होता है जिसे वो डिस्प्ले करना चाहता है। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना होगा कि मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला ने बहुत एम्फेसिस किया कल्चर के ऊपर, जिस तरह कल्चरली हम लोग शोकेस कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हर देश सिर्फ कैपिटल या उससे बाहर एक या किसी दूसरे शहर में ये मीटिंग्स को लेके गए हैं। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कम से कम 60 से शहरों में ये सारी मीटिंग्स वो पिछले एक साल में करवा चुका है। हर स्टेट के कैपिटल में वो लेकर गया है इन मीटिंग्स को, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो जिस लेवल पर और जिस तरह हमने ये वाला इस प्रेसिडेंसी को निभाया है एक साल में, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। अपने आप में काबिल तारीफ़ है, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति का फ़ोन करना भी अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इसका मतलब वो अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आना चाहता था। अगर ऐसे भी मैं नहीं आ रहा हूँ तो फ़ोन करके ही सही आप मेरी एक्सेप्टेंस ले लो कि मैं हूँ, वहीं हूँ, हमारे डेलीगेट्स हैं, हमारे जो लोग हैं वो हैं, मैं नहीं हूँ लेकिन मेरी एक्सेप्टेंस है। मुझे लगता है यही उनका मोटो भी है, क्योंकि भारत की उभरती छवि, रशिया के साथ हमारा इतना पुराना संबंध रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन उस रिलेशन को धूमिल नहीं करना चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं कि भारत के साथ जो हमारा जो रिलेशन है, चाहे वो रक्षा व्यापार को लेकर के हो या फिर तमाम जो दूसरे व्यापार उनके साथ हम साझा करते हैं उसको लेकर के हो। क्या कहेंगे आप? आपने सही कहा, जो रशिया के साथ एक रिश्ता है इंडिया का एक पुराने दोस्त के तौर पर, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी है इस 1.5 साल के युद्ध में। जहाँ कहीं भी बात पूछी गई है इंडिया से कि वो एक साइड लें, एक पर्टिकुलर कोई साइड को पिक करें, तो उसमें सब हमेशा इंडिया ने यही बोला है कि वो हमेशा बीच का रास्ता लेके चलना चाहते हैं, और उसने एक बीच का रास्ता लेके चले हैं। तो ये पिछले साल जब इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था तो बाली के समिट में भी लेकर इसको काफ़ी बहस हुई और लड़ाइयाँ हुई कि जॉइंट डिक्लेरेशन में सब लोग यूक्रेन की बुराई चाहते थे कि लोग इस युद्ध में रशिया को जिम्मेदार ठहराएं।
तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया ये वाली चीज़ धूमिल होने देगा इस पर्टिकुलर जॉइंट डिक्लेरेशन में इस बात को लेकर कि ये युद्ध इस एजेंडा को हाईजैक करे। तो मेरे ख्याल से मिस्टर मोदी ने जिस तरह से एक एक मतलब एक डिप्लोमेटिक तरीके से जो आगे बढ़ रहे हैं और जो वो दिखाना चाहते हैं कि ये एक सक्सेसफुल समिट है, वो होके रहेगा। सुमन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है जिस पर G20 में खासा बातचीत हो सकती है और पूरे विश्व भर की नज़र होगी। कैमराज उधर घूम जाएंगे, मतलब टर्न कर जाएंगे जब इस पर बातचीत होगी। वो है GBA माफ़ कीजिएगा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इस पर पूरे विश्व की निगाह है। इसे भारत कैसे टैकल करेगा और कैसे इस पर एक जैसे कि हमने कहा कि नेतृत्व देता है, भारत क्या कर सकता है, क्योंकि कई ऐसे देश इसमें शामिल हैं जहाँ पर बायोफ्यूल की हम बात कर रहे हैं, अलायंस की हम बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं कि ऐसा उनके साथ किया जा सकता है। देखिए, इंडिया ने इसमें भी ना पहल करके दिखाई है और कुछ 5 साल पुरानी बात है ये कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत मिस्टर मोदी ने की थी, जिसमें वो इतने सारे देशों को लेकर आए और फ्रांस के राष्ट्रपति उस वक्त इंडिया भी आए थे और उन्होंने साइन भी किया था। तो ये वाली चीज़ अपने आप में पेरिस अकॉर्ड से भी बड़ी मानी जाती है। तो जहाँ हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ आर द बिगेस्ट पोल्यूटर्स, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ से आ रहा है। तो इंडिया वैसे भी अपने आप में नेचर से इतना जुड़ा हुआ है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, और हम इस बात को समझते हैं क्योंकि हम तो पेड़ों की भी पूजा करते हैं। तो ये वाली चीज़ हम तो एक तरह से दुनिया को रास्ता दिखाने वाले लोग हैं और यही वाली चीज़ है जो कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सामने रखते हैं और पूरी दुनिया में इसका प्रचार भी करते हैं कि हम लोगों ने सूर्य जिसकी हम पूजा करते हैं, हम उसकी एनर्जी को लेकर, और हम इलेक्ट्रिसिटी का काम भी कर रहे हैं। आदित्य एल को भी हमने लॉन्च कर दिया है। जी, जी, जी। आदित्य L1 को चंद्रयान की भी बात कर लेते हैं जब बात हम कर ही रहे हैं स्पेस को लेकर के भी, क्योंकि आप सभी को ध्यान होगा कि कल जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इंडिया आए, भारत आए, उसके बाद वो सीधे गए प्रधानमंत्री के आवास पर, सुमन जी, और तकरीबन 52 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की बातचीत हुई। उसमें कहा गया है कि स्पेस पर भी बातचीत हुई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी बात हुई है, ट्रेड टॉक्स तो है ही। स्पेस पे अगर जब आजकल अमेरिका बात करता है भारत से, तो पहले हम नासा की तरफ देखते थे, आज नासा इसरो की तरफ देख रहा है। चंद्रयान 3 बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, साउथ पोल पे सबसे पहले हमने झंडे गाड़े हैं और उसके बाद फिर अब आदित्य L1 जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। चंद्रयान 3 की जो सक्सेस है वो पूरे वर्ल्ड में मानी जा रही है और सब लोगों ने कांग्रेचुलेट भी किया है प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि पर्सनली उनका इंटरेस्ट था स्पेस में और वो बहुत ही ज़ोर शोर से इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपने सही कहा कि नासा अब इसरो की तरफ देख रहा है। साउथ पोल पे जाने वाला पहला जो यान है वो भारतीय यान है चंद्रयान 3, और वो जो फोटोज़ लेगा, जो रिसर्च करेगा, जो वहाँ पे खोज लगाएगा, वो पूरी दुनिया में हम लोग उसे साझा करेंगे और पूरी दुनिया उसका फ़ायदा उठा सकती है। तो एक तरह से हम लोग वर्ल्ड लीडर्स हैं अब इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शाम के 5 बजे लॉन्च कर दिया जाएगा, ये खबर है। और साथ ही जो शेड्यूल है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का, वो भी हम आपको बता देते हैं। सुबह 10:15 पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन G20 कार्यक्रम स्थल पर भारत मंडपम पहुंचेंगे, जो कि आपने देखा। सुबह 10:30 बजे जो बाइडन शिखर सम्मेलन पहले सत्र वन अर्थ में हिस्सा लेंगे, वो हो चुका है। अब सीधा जो दूसरा कार्यक्रम होगा वो 1:35 में होगा और राष्ट्रपति जो बाइडन भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और वर्ल्ड बैंक के नेताओं के साथ एक ग्रुप फोटो का हिस्सा बनेंगे। ये बड़ी खबर है। दोपहर 3 बजे क्या होगा, जिस पोस्ट लंच की मैं बात कर रही थी सुमन जी, 3 बजे बाइडन समिट के सेशन 2 वन फैमिली की मैं बात कर रही थी, वन फैमिली में हिस्सा लेंगे। शाम के 5 बजे फिर सीधे 3 बजे से 5 बजे की तरफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ग्रुप जो है वो फोटो सेशन करेगा और इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। 5:10 पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए साझेदारी में भी भाग लेगा। अब इसके बारे में ज़रा बताइए, ये जो 5:10 पर जिसमें बातचीत होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में तमाम लोग बातचीत करेंगे और साझेदारी अपनी दिखाएंगे, इसे ज़रा बताएं।
देखिए, ट्रेड और इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है G20 का, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है और इंडिविजुअल कंट्रीज़ के साथ, सबके साथ इंडिया की डिस्कशंस तो चल ही रही हैं जहाँ तक FTA का सवाल है। तो इकोनॉमिकली किस तरह जो दूसरे देश हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आपने देखा होगा कि मॉरिशस, बांग्लादेश, इनको ऑब्जर्वर बनाकर तो प्रीति इंडिया ने लौटेंगे बुलाया आपके है। पास। बहुत सटीक तरीके से आपने जो वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ हैं उनसे जानकारियां ली हैं।